Hello everyone, welcome to Educati and we were discussing संदीप गर्ग जिसका हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. वी वर ऑन सेकेंड चैप्टर. वो एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस आपका सेकेंड टॉपिक था नॉर्मल रेजिडेंट. ये आई गेस हो गए हैं आपके. अब नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे हैं सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियलशिप. ये दो जो टर्म्स हैं कई बार एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंजेबली भी यूज होती हैं. तो सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप दो अलग अलग टर्म्स हैं. अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं. सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप इज बेसिकली इट इज कंसर्न या कनेक्टेड विद द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन, या फिर हम कोई आउटसाइडर है जो इंडिया में जिसका बर्थ नहीं हुआ है, उसने कोई लीगल प्रोविजन से यहाँ की सिटीजनशिप ली है. और ये बिकॉज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बात करें क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी इक्वली एप्लीकेबल है कि आप अगर एक कंट्री में आपका बर्थ होता है तो आप उसके बाय डिफॉल्ट सिटीजन हो जाते हैं, या फिर आप उस कंट्री की ऑफिशियल लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तब भी आप वहाँ के सिटीजन बन सकते हैं. तो लेट्स डिस्कस सिटीजनशिप फर्स्ट. इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन. या तो उसने उसका बर्थ वहाँ पे हुआ है या फिर उसने लीगल प्रोविजन को फॉलो करते हुए यहाँ की सिटीजनशिप लिया. ऐसे बहुत से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या रिस्पेक्टिव कंट्रीज के लोग हैं जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप लिया, और बहुत से इंडियंस हैं जिन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले लिया है. और उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या था? इंडिया, बट स्टिल उन्होंने सिटीजनशिप वहाँ की ले ली तो वो वहाँ के सिटीजन हो गए. तो ये दो कॉन्सेप्ट, ये दो पॉइंट हमें ध्यान रखने. एक तो प्लेस ऑफ बर्थ, सेकेंड आपका या फिर आप कोई लीगल प्रोविजन फॉलो करके उस कंट्री के सिटीजन बन रहे हैं. इट मीन्स इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन टू वेज. वन, व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया ही रिक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. तो अगर हम इंडिया में किसी पर्सन का बर्थ हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो इंडियन सिटीजन हो जाएगा. And second, a person born outside India applies for citizenship and Indian law allows him to become Indian citizen. वो कहीं बाहर उसका बर्थ हुआ है, but the respective person applied for the citizenship of India, और उसको उसने सारे लीगल इंडियन लॉज को फॉलो करते हुए उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई है. तो ये दो ही तरीके हैं सिटीजनशिप के. रेजिडेंटशिप इज अ डिफरेंट थिंग. लेट्स डिस्कस. रेजिडेंट के बारे में हमने देखा था कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या था, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, राइट, और ही इज लिविंग इन दैट कंट्री फॉर दैट. तो ये आपने लास्ट पूरा मैं नहीं बताने वाली, बट ऐसा हमने कुछ किया था. तो इट इज क्वाइट कनेक्टेड विद इट. तो इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, बेसिकली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन की. वो वही वाली बात आ जाएगी कि हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. और सिटीजनशिप उस पर्सन की कहीं की भी हो सकती है, बट इफ द पर्सन इज वर्किंग इन सम अदर कंट्री तो उसकी रेजिडेंटशिप कहीं और की हो सकती है. तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं. इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पर्सन. एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन द कंट्री. कब होगा नॉर्मल रेजिडेंट? या तो उस कंट्री में रह रहा है फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, प्लस एंड है यहाँ पे, और नहीं है, प्लस एक तो वो उस कंट्री में रह रहा है, एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है कोई पर्सन तो हम उसको रेजिडेंट कहेंगे उस कंट्री का. तो हो सकता है एक चाइना का पर्सन, एक यूएसए का, या कहीं का भी आपका बाहर का पर्सन है, वो सिटीजन उस कंट्री का है ऑब्वियसली क्योंकि उसका बर्थ वहाँ का हुआ है, लेकिन फ्रॉम लास्ट 1 ईयर ही इज लिविंग इन इंडिया. इंडिया में रह रहा है और वो काम भी यहीं पे ही कर रहा है. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी उसका इंडिया में है, तो वो सिटीजन तो रहेगा उस कंट्री का जिससे वो बिलोंग करता है, बट वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका यहाँ पे है, तो हम उसे नॉर्मल रेजिडेंट जो है इंडिया का कहेंगे. ऐसे ही केस उल्टा भी हो सकता है. तो होपफुली सिटीजनशिप और आपका ये रेजिडेंट
सिटीजनशिप आपको क्लियर होगा। सिटीजनशिप बाय बर्थ होता है या फिर हम कोई लीगल जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करके किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं। दो तरह से हमें सिटीजनशिप मिलती है। सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड रेजिडेंटशिप, उसके लिए दो कंडीशन है। फर्स्टली द पर्सन रिजाइड्स इन द कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से वो ज़्यादा रह रहा है, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री में लाई करता है, तो हम उसको रेजिडेंट कह देंगे। ए पर्सन नॉर्मली सिटीजन और रेजिडेंट जो है एक पर्सन एक ही कंट्री का होता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन इज सिटीजन ऑफ वन कंट्री बट रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री। एक इंसान का बर्थ एक कंट्री में हुआ है लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट 1 साल से ज़्यादा के लिए वो किसी और कंट्री में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है, तो वो उस कंट्री का रेजिडेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ हो सकती है कि एक पर्सन सिटीजन और रेजिडेंट अलग अलग जगह के हो सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली ही इज वर्किंग हियर, 1 साल से ज्यादा रह रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका यहाँ पे है। हाउएवर ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट वो इंडिया का सिटीजन नहीं है क्योंकि ना तो उसका बर्थ हुआ है ना उसने सिटीजनशिप इंडिया की ली है, as he does not hold citizenship of India. Similarly, a non-resident Indian NRIs जो हैं is a citizen of India. वो इंडिया के सिटीजन हैं डेफिनेटली, बट वो रेजिडेंट किसी और कंट्री के हैं क्योंकि वो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है और वो 1 साल से ज़्यादा के लिए वहाँ रह रहे हैं। इट मीन्स अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। यही बात मैं भी आपको बोल रही थी कि एक इंसान एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है बट जो रेजिडेंट है वो दूसरे कंट्री का भी हो सकता है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल प्रोडक्ट, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये दो टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने बहुत अच्छे से किया है, नहीं किया है तो आप पहले उसको कीजिए। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट निकालने में हेल्प करते हैं। लेट्स सी हाउ। The concept of domestic territory help to estimate domestic product. Domestic territory हमें domestic product find out करने में, estimate करने में help करती है। Domestic product includes the production activity of production units located in economic territory irrespective of fact whether carried out by the resident or non-resident. Domestic product is related with the territory. एक domestic territory में जितना भी प्रोडक्शन वर्क हुआ है, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स बनी हैं, तो वो उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएंगी। हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि जो गुड्स बनाई हैं वो रेजिडेंट ने बनाई हैं या नॉन रेजिडेंट ने। इट मीन्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन नेशनल्स एंड बाय इंडियन नेशनल, फॉरेन का भी इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे और इंडियन नेशनल्स का भी हो जाएगा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया विल बी एडेड टू गेट इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब इन्होंने बोला कि होंडा और पेप्सी के जो प्रोडक्शन है उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, पतंजलि, रिलायंस, टाटा के भी प्रोडक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, और इन दोनों को ऐड करके जितना भी टोटल प्रोडक्शन आता है हमारा, उसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। बेसिकली दे आर कंसीडरिंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो within the domestic territory of India will be added to get India's domestic product without distinguishing between national and non-nationals. The money value of domestic product is termed as domestic income. अब जो domestic product हम units के form में अगर कर रहे हैं तो वो domestic product होगा, अगर उसको हम money की form में convert कर देंगे तो it will become domestic इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट जहां भी आएगा, आपको ये देखना है कि वहां पे जितनी प्रोडक्शन यूनिट एक कंट्री की अंदर हुई है, चाहे वो रेजिडेंट्स ने की है चाहे नॉन रेजिडेंट्स ने की है, उसको हम कंसीडर करेंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट जो है हेल्प्स टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट हमें नेशनल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। हाउ? Let's see. National product includes production activity of normal residents irrespective of fact whether performed within the economic territory or outside it. वो कह रहे हैं कि नेशनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा जो नेशनल रेजिडेंट्स ने किया है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर। नेशनल रेजिडेंट आपका नॉर्मल रेजिडेंट जो है, हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमने ऐसे भी देखा था कि इंडिया के लोग हैं लेकिन वो बाहर काम कर रहे हैं, फिर भी वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाते हैं, जैसे आपके एम्बेसी के लोग हैं, और ये सब हमने अच्छे से किया था। तो बेसिकली यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कंसीडर कर रहे हैं वो है नॉर्मल रेजिडेंट। ऊपर कर रहे थे ये बेसिकली
टेरिटरी को टारगेट कर रहे थे, डोमेस्टिक टेरिटरी को देख रहे थे कि टेरिटरी के अंदर है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आएगा, अदरवाइज नॉट, चाहे वो रेजिडेंट ने किया हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सेंटर पॉइंट है वो है नॉर्मल रेजिडेंट। इफ अ पर्सन इज नॉर्मल रेजिडेंट तो उसकी जितनी भी प्रोडक्शन हुई है वो आपके नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगी, इररिस्पेक्टिव कि उसने वो एक्टिविटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की है या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया की है या आउटसाइड ऑफ इट, वो फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सेम एज जो नेशनल प्रोडक्ट है, अगर उसको मनी वैल्यू में करेंगे तो वो आपकी नेशनल इनकम बन जाएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम हैव बीन डिस्कस, आगे ये चलो हमने किया है, अभी ऑब्वियसली हम यही सब करने वाले हैं। नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करनी है वही हमें देखना है। नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखिए ये जितने भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग आउट द न्यूमेरिकल पोर्शन, उसको क्वेश्चंस को करने में। ये अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हमें नेशनल इनकम से इजी सब्जेक्ट इजी टॉपिक आपका कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये सब टॉपिक्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम कौन से हैं? फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। क्या थी फैक्टर सर्विस? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो बेसिकली क्या है फैक्टर इनकम? वो इनकम है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिसीव हुई है। कैसे रिसीव हुई है? बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसमें हमने प्रोडक्शन का काम किया है और उसके बदले में बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारी और हमने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की है। इट इज रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के एक्सचेंज में हमें ये मिलती है फैक्टर इनकम। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो हाउस होल्ड सेक्टर है जब वो प्रोवाइड करेगा तो उनको इन रिटर्न क्या मिलेगी? फैक्टर इनकम। एज फैक्टर इनकम इज अर्न फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज बायलिटरल। बायलिटरल है ना, आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी दे रहे हो और बदले में आप जो है क्या कह रहे हो कि बेसिकली आप सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्शन नहीं, आप फैक्टर सर्विस दे रहे हो, बदले में उसको आपको फैक्टर इनकम मिल रही है। तो ये बायलिटरल टू साइडेड प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब जो नॉर्मल रेजिडेंट है उनकी फैक्टर इनकम जो है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम निकल के आता है। जैसे ये वही एग्जांपल दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। उसके बाद इट शुड बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट्स आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। अब ये ऑब्वियसली अगर आप फैक्टर जो इनकम और पेमेंट हैं वो टू साइड्स हैं, अब ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। जो हमारा टू सेक्टर देखा था हमने जिसमें हमारा हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स था, तो ये बात मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इट इज अ फैक्टर इनकम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने एक्सप्लेन कर ही दिया। चलिए, इट इज फैक्टर इनकम from the viewpoint of owner of factor production, while it is factor payment from the viewpoint of producer। देखो जो आपको फैक्टर ऑफ फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए वो फैक्टर इनकम है, राइट, उनके लिए इनकम है, और जो इन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं उनके लिए बेसिकली प्रोड्यूसर सेक्टर जो है उनके लिए फैक्टर पेमेंट। Hopefully it's clear. Factor of production are the primary inputs which are needed to produce goods and services. Obviously they are broadly categorized: land, labor, capital, entrepreneur। बहुत डिटेल में किया है भाई हमने। Next is transfer income. Transfer income refers to income received without rendering any productive service in return। हम यहाँ कोई सर्विस वगैरह नहीं दे रहे हैं, ये एक सिंपली वन साइडेड यूनिलेटरल जो है इनकम है जिसके एक्सचेंज में कोई एक्टिविटी, कोई भी आप फैक्टर ऑफ कोई भी फैक्टर प्रोडक्शन या सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, बेसिकली फैक्टर ऑफ सर्विस नहीं दे रहे हो, ये वन साइडेड है। इट इज यूनिलेटरल और कॉन्सेप्ट और वन साइडेड कॉन्सेप्ट है ये। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कोई डोनेशन और ग्रांट मिल गई है, उसके बदले में कोई काम थोड़ी ना हुआ है, ना तो हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं ना कोई सर्विस दी है। इट्स जस्ट एन यूनिलेटरल थिंग कि आपका एक ही चीज़ है, इसके बदले में आप कोई काम नहीं कर रहे हो। तो डोनेशन आपको मिल रही है, उसके एक्सचेंज में आपने कोई सर्विस, कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए हैं, तो इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इनकी वजह से कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई प्रोडक्शन या सर्विस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। हमें
अब देखो जैसे टाटास जो है डोनेशन करते हैं तो विद इन द टेरिटरी भी हो सकता है, और हमें अगर कहीं बाहर से कोई डोनेशन मिल रही है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी। अब ना तो ओल्ड एज पेंशन से जो हमारे एल्डरली पीपल हैं उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उनको पेंशन्स दी जाती है मंथली बेसिस पे, तो उनके बदले में उनसे कोई काम थोड़ी कराया जाता है, तो ये आपकी ट्रांसफर इनकम के कुछ वो हैं। स्कॉलरशिप्स के बदले में भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इन एक्सचेंज ऑफ दैट हम गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ your transfer income. Next is taxes received by government are the transfer income of government as they are received without providing any productive service in return. Similarly, subsidies paid by government are transfer payments of the government. देखो ये ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट इन्होंने बॉक्स में दिए हैं, it could be asked in MCQ format क्वेश्चन। तो उसमें क्या है कि अगर जो टैक्स रिसीव हुआ है गवर्नमेंट का तो वो आपकी ट्रांसफर इनकम होगी, क्योंकि इन एक्सचेंज ऑफ दैट गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस और एनीथिंग। सेम एज जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती हैं तो वो आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो टैक्सेस आपके ट्रांसफर इनकम्स थी। उसके बाद है आपका करंट ट्रांसफर वर्सेस कैपिटल। करंट इज रिलेटेड विद डे टू डे एक्टिविटीज वाला होता है, रेगुलर बेसिस होता है, रिकरिंग होता है। कैपिटल इज ओकेजनल, अमाउंट ज़्यादा होती है इसमें। अगर इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो बहुत इजीली आपको पता ही होगा, अदरवाइज जो नहीं है उनको भी ये बात हम इसीलिए हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। Transfer assets are of two types, current and capital. Current transfer are made out of income, whereas capital transfer made out of wealth of the payer. ये इनकम इज बेसिकली इनकम रेगुलर होती है, रिकरिंग होती है, बार बार होती है हमें। वेल्थ एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज करंट ट्रांसफर्स आर जनरली रेगुलर इन नेचर। आपकी रेगुलर होगी, कैपिटल ट्रांसफर रेगुलर नहीं होती है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट एंड इट इज ओकेजनल थिंग, इट इज रेगुलर थिंग। Current transfer are meant for consumption purpose, whereas capital transfer meant for capital formation. देखो current transfer हमारी consumption purpose के लिए होगी, जो भी goods हम consume करते हैं उसके लिए खर्चा होता है, ये सब होता है कि हम goods ले रहे हैं तो बदले में हम पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन कैपिटल ट्रांसफर इज फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, आपकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्म हो रही है कंट्री के, क्योंकि ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है तो हम इसको मैक्रो लेवल पे दिख रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ करंट ट्रांसफर क्या होगा, देखो अभी ये क्या है, ओल्ड एज, एक तो रीअकरिंग है, रेगुलर बेसिस पे होती है, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब हो गया एग्जाम्पल। सेकेंडली इनकी जो क्या है, रिपीटेटिव थोड़ा सा इनका नेचर होता है। सेकेंडली इट इज रिलेटेड विद द इनकम थिंग एंड ऑल, बट अगर आप इसके एग्जाम्पल देंगे, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेजेस, दे आर रिलेटेड विद वेल्थ, कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये आपका इनका एग्जाम्पल्स का डिफरेंस था, करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए क्योंकि हमें एमसीक्यू में मार्क्स नहीं गंवाने हैं अपने। ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। आई गेस हो गया होगा वैसे तो ये, लेकिन एक बार हम फिर भी रीड कर लेते हैं। इट इज फैक्टर इनकम क्या है, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या है, फैक्टर सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो और उसके एक्सचेंज में जो इनकम मिल रही है फैक्टर इनकम हो गई। ट्रांसफर इनकम क्या है, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, यूनिलेटरल है, हमने डिस्कस किया था। सेकेंड इज इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम, डोमेस्टिक, दोनों में इंक्लूड होता है फैक्टर इनकम, और ये ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है ना ही ये डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट, इज इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, इट इज अ रिसिट कॉन्सेप्ट। ये अर्निंग का कॉन्सेप्ट है, हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं टू अर्न, वी आर पेइंग समथिंग टू गेट समथिंग वाला सिस्टम है। वी आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस सो दैट वी कैन गेट सम इनकम, अर्निंग कॉन्सेप्ट है। ये रिसिट कॉन्सेप्ट है, हमें कुछ नहीं करना जी, हमें वन साइडेड मिलेगा और आपको बदले में कोई काम नहीं करना, यू आर जस्ट रिसीविंग द अमाउंट। Second is recipient, it is received by factor of production, यानी कि land, labor, capital, enterprise, and it is generally received by household and government. Example, rent, wages, ये तो interest and profit, scholarship, old age pensions, and your unemployment allowances. So this was the difference between factor income and transfer income. Rest topic हम next class में करेंगे. For today I guess it's enough. So thank you and have a nice day.